बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बॉटम लाइन विद चौधरी अकमल। नाजरीन, इस हफ्ते की जो सबसे टॉप न्यूज़ थी पाकिस्तान के लेवल पे, वो थी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का जो है वो शॉर्ट डिसीजन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो जारी कर दिया है। और उसमें जो है वो जो लॉ पार्लियामेंट ने पास किया था उसको जो है वो उन्होंने अप्रूव कर दिया है कि ये लॉ प्रिवेल करेगा एक्सेप्ट फॉर वन क्लॉज के ये जो तरामीम है इनका इतलाक़ जो है वो माजी से होगा। सिर्फ इसको छोड़ के बाकी का जितना भी फैसला था वो उन्होंने पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को माना है और उसको इंडोर्स कर दिया है। इस नतीजे के या इस फैसले के मैं कहूँगा बहुत दूररस नताइज होंगे। आपने हेयरिंग के दौरान भी देखा होगा कि जो वकला हजरात थे या जो जजेस साहिबान थे वो भी 1861 से जो है ना वो उन्होंने हवाले देना शुरू किए और फिर दरमियान में भी मुख्तलिफ़ केस लॉज के हवाले वो देते रहे। और इसी तरीके से ये जो फ़ैसला आया है इसके भी आइंदा जो है वो दूररस जो नताइज हैं जैसा कि मैंने आपको बताया वो होंगे। और इसके भी फ़ैसले के जो असरात हैं वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर भी होंगे और सोसाइटी के ऊपर भी होंगे। लेकिन ओवरऑल एक इसमें जो सबसे बड़ी और बेहतर बात यह है कि इसको तकरीबन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक्सेप्ट किया है और किसी भी किस्म का कोई क्रिटिसिज्म जो है वो देखने में नहीं आया जैसा कि माजी में देखने में आता रहा है। अब जो सोचा जा रहा था और जो कहा जा रहा था तो उसमें यह था कि इनसे दो हज़रात जो हैं वो बड़ा इफ़ेक्ट करेंगे, एक मियाँ नवाज़ शरीफ साहब और दूसरा जो है वो जहांगीर तरीन साहब। उन और लोग उनके हवाले से इलेक्शन एक्ट में तरामीम करके भी उनको उनकी सज़ा में कमी जो है वो कर दी गई है, 5 साल तक उसको लिमिट कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ सोचा ये जा रहा था कि अगर ये 184(3) को अगर हम रेट्रोस्पेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देती तो फिर वो इसको बाकायदा सुप्रीम कोर्ट से भी इंडोर्समेंट एक आध हासिल कर लेते। तो इस हवाले से हम आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ जो है वो माहिरीन होंगे। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब PTI से उनका ताल्लुक़ है और महमूद मौलवी साहब जिनका ताल्लुक़ IPP से है। तो पहले हम बात करेंगे महमूद मौलवी साहब से। वेलकम टू दी शो सर। सर, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उसका जहांगीर तरीन साहब के ऊपर जो है वो क्या इम्पैक्ट आएगा और आपकी जो पार्टी है IPP वो इसे किस तरह देखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया ये तो बड़ा खुशाइन बात है। उसकी वजह ये है कि इसमें तो जो है पार्लियामेंट की जो बालादस्ती मेरे ख्याल से साबित हो गई है कि जो पार्लियामेंट ने अप्रूव किया वो उसको अग्री किया है। अब जहाँ तक कि वो रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं कि जी वो पहले नहीं हो सकता जो पुराना है, उसके ऊपर देखिए जो नवाज PMLN का व्यू है ये है कि इलेक्शन एक्ट के तहत उसको अमेंडमेंट हो चुका है। और अगर देखें मैं आपको कहूं कि नवाज शरीफ साहब एग्जम्प्टेड होंगे तो हमारे जहांगीर तरीन साहब भी एग्जम्प्टेड होंगे। तो मेरे ख्याल से जो भी है लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए एक ही होगा। अच्छा सर, आपकी पार्टी ने यानी IPP ने जो है वो अभी तक किसी किस्म की किसी इंतखाबी मुहिम का या जलसे जुलूसों का जो है ना वो आगाज़ नहीं किया, जबकि दूसरी तरफ PMLN जो है वो न सिर्फ ये कि इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर चुकी है बल्कि वो जलसे और जुलूस भी शुरू कर चुकी है। तो इसकी क्या वजह है? हम तो देख रहे हैं कि इलेक्शन जो है फरवरी से पहले, मतलब फरवरी मार्च में कम से कम अर्लीस्ट जो हम देख रहे हैं वो फरवरी मार्च होगा। जनवरी में तो हम देख भी नहीं, मार्च को हम देख रहे हैं, फरवरी मार्च, तो अभी इसमें काफ़ी टाइम है। इसलिए मेरे ख्याल से हमने अभी तक शुरू नहीं किया, मगर 28 तारीख को इसी माह की हम जंग में जो है एक जलसा शुरू रख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से मुहिम आप उसको वहीं से आप समझे कि हमने उसको शुरू कर दिया। मौलवी साहब, ये आप जो है ना बड़ी अलार्मिंग बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जनवरी के आखिर तक जो है वो इंतखाबात का कह चुका है, अनाउंस कर चुका है, और आप ये कह रहे हैं कि नहीं ये जो है वो मार्च तक चले जाएंगे। तो मैं तो आपके कहने को जो है ना वो बहुत वेटेज दे रहा हूँ, तो मतलब इसको मैं इजी नहीं ले रहा। तो क्या वाकई आप समझ रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो मार्च तक चले जाएंगे? तो इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जब ये चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी उसके 45 से 55 दिन बाद, जो उन्होंने कहा उम्मीद है कि जी जनवरी के एंड तक हो जाएगा। जहां लफ्ज़ उम्मीद का आता है तो उसके मतलब देखें उसमें आगे भी ताख़ीर हो सकती है। और जो हालात हम देख रहे हैं
तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि मैं इसको इलेक्शन को थोड़ा आगे देख रहा हूँ, मैं इतनी जल्दी इलेक्शन देख नहीं रहा हूँ। नवाज शरीफ साहब जो है वो वापस आ रहे हैं 21 अक्टूबर को, तो आप जो है क्या देखते हैं उनको जेल में जो है वो जाता हुआ देखते हैं, या आप चाह रहे हैं कि नहीं उन्हें भी जलसे जुलूस और रैलीज वगैरह करने का जो है ना वो होना चाहिए? पहले तो अल्लाह करे, हमारी दुआएं कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस तशरीफ लाएं, और उसके बाद जो है जो कानून का रास्ता है, अगर उनको कानून जो है अदालतें बेल दे देती हैं और उनको जो है रिहा कर देती है, बिल्कुल वो आके अपने जलसे में डायरेक्ट चले जाएं। मगर ऐसे नज़र नहीं आ रहा कि वो उनको प्रोस्पेक्टिव वो जो बेल मिल जाएगा, नज़र आ नहीं रहा है। मगर अगर उनको अदालतें बेल दे देती हैं और उनको जो है उनके 5 साल जो है वो जो विलायत में रहे हैं उसको वो एज अ कैद एक्सेप्ट कर लेती हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें हमारे को कोई एतराज़ नहीं है। मगर अब देखना ये है कि अदालतें इसको कैसे देखेंगी। दो किस्म के नारे चल रहे हैं, एक तो मियाँ जदो आएगा तो लग पता जाएगा, और दूसरा जो नारा है कि मियाँ जदो आएगा तो सीधा जेल जाएगा। अब आपकी बातों से मुझे जो है वो इशारा इस तरह का लग रहा है कि मियाँ साहब को जो है ना वो जेल शायद जाना पड़ेगा। तो हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड? देखिए, मेरे हिसाब से मैं दुआगो हूँ कि वो पाकिस्तान आ जाए, क्योंकि इस वक्त तक भी जो है अभी अल्लाह करे वो कंफर्मेशन हो तो कर चुके हैं और वो पाकिस्तान आ जाए। और अगर वो पाकिस्तान आएंगे, जो नज़र आ रहा है सरफेस के ऊपर कि वो उनको जेल जाना पड़ेगा, और उसके बाद वो प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए जब वो वहां से निकलेंगे, फिर आके अपना इलेक्शन मुहिम चलाएंगे। अब आपकी जो पार्टी है आईपीपी, ये कहाँ ज़्यादा फोकस करेगी? ज़्यादा उम्मीदवार जो है वो क्या पूरे पाकिस्तान से खड़े करेगी, या ज़्यादा उम्मीदवार पंजाब से खड़ी करेगी, या कराची से, सिंध से? तो कौन कौन से जो एरियाज़ हैं उनको आपने ज़्यादा फोकस किए हैं? कि इस वक्त हम फुल फ्लेज कंसंट्रेशन पंजाब पे दे रहे हैं। पहले एक दफ़ा पंजाब का हो जाए मेरे ख्याल से इस माह के एंड में, उसके बाद हम सिंध और कराची की तरफ आएंगे। मगर इस वक्त हमारी सब पूरी पार्टी की कंसंट्रेशन पंजाब की तरफ है। आपकी पार्टी जो है वो जो इत्तेहाद करना पसंद करेगी, वो पीपल्स पार्टी के ज़्यादा नज़दीक होना पसंद करेगी, या एंटी पीपल्स पार्टी जो एक इत्तेहाद बन रहा है जिसमें मुस्लिम लीग नून है, जमीयत उलमा इस्लाम है, एमकेएम है और दीगर छोटी जमातें हैं, तो उनको आप ज्वाइन करना पसंद करेंगे या पीपल्स पार्टी वाले ब्लॉक में जाना पसंद करेंगे? देखिए, ये वक्त डिसाइड करेगा। एक दफ़ा जब हम सब साथ बैठेंगे और जो पार्टी फैसला करेगी मिल के मुशावरत के साथ, तो उनके साथ जाएंगे। सर, ये तो डिप्लोमेटिक जवाब हो गया ना। मतलब आपका क्या ख्याल है, पीपल्स पार्टी के साथ जाना चाहिए, दीगर जमातों के इत्तेहाद के साथ जाना चाहिए? देखिए, हमारी पार्टी क्योंकि नई पार्टी है और जो है किसी न किसी के साथ तो इत्तेहाद करना ही उनको पड़ेगा, बिना इत्तेहाद के नहीं होगा। तो नई पार्टी है, अब ये देखना है कि किसके साथ इत्तेहाद जो है बेहतर हो, और जो है हमारे जो मरासिम किस पार्टी के साथ जो है लॉन्ग टर्म चल सके। अच्छा, आइंदा हुकूमत जो है वो किसकी बनते हुए आप देख रहे हैं, और वज़ीर आज़म कौन होगा उसमें? क्लियर मैंडेट तो किसी को नहीं मिलेगा, ना पीएमएल-एन को मिलेगा, ना पीपल्स पार्टी को मिलेगा। तो मैं तो एक मखलूत हुकूमत बनते हुए देख रहा हूँ। फिर आखिरी में जो भी फैसला होगा वो तो आखिर में होगा वजीर आजम का। मगर जैसे नवाज शरीफ साहब और पीएमएल-एन वाले कह रहे हैं कि वो क्लीन स्वीप करेंगे, मुझे ऐसे जितने हमने इंफॉर्मेशन ली है पंजाब में, ऐसे कोई नज़र आ नहीं रहा है। सिंध में आप किसकी हुकूमत बनते हुए देख रहे हैं? क्योंकि सिंध की सियासत भी जो है वो काफ़ी हद तक बदलती हुई नज़र आ रही है। जो मुखालफिन हैं पीपल्स पार्टी के, जिनमें जीडीए है, एमकेएम है, जमीयत उलमा इस्लाम है और दीगर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, और उसमें बशीर मेमन साहब की भी शमूलियत है, तो बज़ाहिर अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो एंटी पीपल्स पार्टी जो इत्तेहाद है वो भी स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है आपको। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी क्योंकि काफ़ी जगहों पे बेसिकली अब वो कैंडिडेट खड़ा करेंगे, और कराची में ये वैक्यूम जो है, जो पीटीआई का वैक्यूम आएगा, इसको पीपल्स पार्टी भी
जो काफ़ी सीटें नज़र आ रही हैं कि वो भी लेंगे, तो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी, मगर इलेक्शन के अंदर कुछ हतमी बात कर नहीं सकते। यहाँ इस्टेब्लिशमेंट की बात आ रही है तो सीएम पंजाब के हवाले से जो है वो जहांगीर तरीन साहब को मोस्ट फेवरेट करार दिया जा रहा है, तो आप इसको किस तरह देखते हैं? पंजाब में तो मैंने कहा ना, हम काफ़ी एक्टिव हैं और आप देख भी रहे होंगे हमारे यहाँ शमूलियतें भी बड़ी ज़ोरों शोर से हो रही हैं और काफ़ी इलेक्टेबल्स भी हैं। तो पंजाब में हम अगर हुकूमत नहीं भी बनाए, हम काफ़ी इफेक्टिव नज़र ज़रूर आएंगे। अच्छा, आर्मी चीफ साहब ने जो है वो मईशत के हवाले से इन कोलैबोरेशन विद दी केयर टेकर गवर्नमेंट जो इकदामात किए हैं और जिनके इम्पैक्ट्स हमें नज़र भी आ रहे हैं, तो उनको आप किस तरीके से देखते हैं और स्पेशली उसमें SIFC का क्या रोल है? ये कहूँगा इस वक्त जो इंटीरियम हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के बैकिंग के साथ, देखिए ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। इन्होंने महंगाई को जो है उसको भी जो है काबू करने की कोशिश कर ली और जो कि उनके ग्रिप में तकरीबन आ चुकी है। डॉलर का जो है जो उन्होंने किया है मेरे ख्याल से कंट्रोल, वो मेरे ख्याल से कोई 40-50 साल से मैं देख रहा हूँ, इस हद तक कंट्रोल कोई भी हुकूमत नहीं कर सकी। दूसरी बात, आज आप देखें ना, हमेशा हर पॉलिटिकल हुकूमत ये कहती है कि जी मईशत का जो है मयार जो है स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, तो आज जो इंडेक्स टच किया है वो तो 2017 के रिकॉर्ड को भी आज तोड़ दिया है। तो चीज़ें काफ़ी सही सिमत में जा रही हैं और आवाम की वो खिदमत कर रहे हैं और चीज़ें कंट्रोल में हैं। और देखिए वो बहुत सारे ये वो काम कर रहे हैं जो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट कर नहीं सकेगी। जो मैं ये कहूँगा, प्राइवेटाइजेशन भी अभी होना है और ये प्राइवेटाइजेशन इंटीरियम हुकूमत के अलावा कोई सरअंजाम दे नहीं सकेगा। उसके लिए पॉलिटिकल हुकूमतें जो है उनके पास काफ़ी तासुफ़ात होते हैं कि जी वो क्या करें क्या नहीं करें। बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जो दोबारा बात करते हैं आपसे। हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने। वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वास्ताम। इसमें 8/7 से जो फ़ैसला किया गया है कि 144(3) की जो अपील है वो रेट्रोस्पेक्टिवली जो है ना वो अप्लाई नहीं हो सकेगी, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? सर एक्सपेक्टेड था और एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की गई है पार्लियामेंट के राइट्स पे, सुप्रीम कोर्ट के राइट्स पे और कानून के मेरिट्स। ये जो फैसला आया है इसका PMLN और ख़ास तौर पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो केसेस हैं और अकामा वाले और दीगर जो केसेस उनके ऊपर हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा और आपका क्या ख्याल है? PMLN की जो एक्सपेक्टेशन थी तो इस फैसले में जो है वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है आपको? देखें, वही मैं कह रहा हूँ कि इसको बैलेंस किया गया है। जहाँ तक तो कानून की ओवरऑल शिकें हैं उसको मंजूर किया गया है 10-5। अपील का एक प्रोविजन है कि अपील होनी चाहिए या नहीं, उसको 9 जज ने अप्रूव किया है। और जहाँ तक ये कि अपील जो है वो पास्ट में माजी के केसों पे भी लागू होनी चाहिए या नहीं, उसको मुस्तरद कर दिया है 8 साल में। और मियाँ साहब की जो तायात नायली है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी वो बरकरार रहेगी या नहीं रहेगी? उनका मौक़िफ़ ये था कि अगर ये अपीलें माजी के केसों पे भी लगे, यानी कि उनके केस पे भी लागू हो, तो फिर वो अपील उसके खिलाफ कर सकते थे। मतलब उनका जो सुनामा वाली जजमेंट थी उसके खिलाफ वो अपील कर सकते थे, जिस तरह के बाकी केसों के खिलाफ करते हैं, और वो उसमें फिर उनको कंप्लीट आर्ग्यूमेंट वो दोबारा कर सकते थे। लेकिन वो चूंकि कोर्ट ने कह दिया कि माजी पे लागू नहीं होता, ये सिर्फ मुस्तकबिल के केसों पे या हाल के केसों पे लगेगा, तो इसलिए वो उनको कोई इसका फायदा नहीं हुआ। फिर इस कानून का कोशिश की गई थी आखिरी मिनट पे कि ये शिक डाल दें कानून में ताकि उनका फायदा हो जाए, लेकिन वो फिर सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि 8-7 की मेजॉरिटी से ये कहा है रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं अप्लाई होता, तो इसलिए वो अब उनको इस कानून का कोई फायदा नहीं। और ये फैसला आया है
आप ज़ाती तौर पे जो है वो इसको किस तरह देखते हैं, यानी वो जो 10 जजेस हैं आप उनके साथ होते हैं, या जो 5 जजेस ने जो डिसेंडिंग नोट दिया ओवरऑल फैसले के ऊपर आप उसको उसकी तरफ खड़े होते हैं? देखिए जी, मैं जहाँ तक तो ये कानून का ताल्लुक है, अपील होनी है, चाहे ये जजेस का इख्तियार होना चाहिए, पार्लियामेंट का क्या इख्तियार है, मेरी नज़र में ये 10 जजेस का फैसला दुरुस्त है। लेकिन जहाँ तक ये कि ये केस जो है ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, यानी माजी में अप्लाई नहीं होना चाहिए, इधर मैं जो डिसेंटिंग दूसरे जजेस हैं, यानी जो 9 जजेस हैं, मैं उनका मेरा ख्याल है जजमेंट दुरुस्त है। सर, ये इस केस के दौरान जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए थे जब आबिद ज़ुबैरी साहब ने उनसे कहा था कि इलेक्शन जो 90 दिन में करवाने की जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो पिटीशन है वो भी पड़ी हुई है और उसके ऊपर अभी तक कोई जो उसके ऊपर टेकअप नहीं की गई, तो उस पर जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने कहा था कि ये केस ख़त्म होगा तो देख लेंगे। तो अब आपको लगता है कि इसके बाद जो है वो अगला हदफ जो है वो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब का 90 दिन में इलेक्शन वाला केस होगा? ये वाला केस जो फैसला हुआ है 5-6 दिन की हियरिंग में, ये तो केस चले आपका सुप्रीम कोर्ट के साथ डायरेक्ट इसका ताल्लुक था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के साथ ताल्लुक था, और पब्लिक शायद इतनी इसमें मेरिट्स पे इन्वॉल्व नहीं थी, उसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं होता पब्लिक को। लेकिन 90 डेज वाला डायरेक्टली पब्लिक के साथ ताल्लुक है और डेमोक्रेसी के साथ ताल्लुक है, आइन के साथ उसका ताल्लुक है, तो इसलिए वो तो कोई शक नहीं है कि उस केस को अब लेना चाहिए। हो सकता है चीफ जस्टिस साहब ये इस केस को फाइनल करना चाहते हो ताकि एक आर्टिकल 184(3) के मसाइल तो खत्म हो और फिर अब इसको टैकल करेंगे जो 184(3) की पिटिशन फाइल हुई हैं उनको। तो उम्मीद है कि अब जल्द से जल्द उसका फैसला किया जाएगा, क्योंकि अब यही एक मेजर इशू रह गया है हमारा जो आईनी बुरहान है उसको ख़त्म करने के लिए। सेनेट का जो है वो इजलास भी नहीं बुलाया जा रहा। आप भी सेनेटर हैं, रज़ा रब्बानी साहब ने भी इसके ऊपर ख़ासी तनकीद की है, तो आपका क्या ख्याल है जो ये इजलास है बुलाने की जो वजह है या ना बुलाने की क्या वजह हो सकती है? ना बुलाने की इजलास यही एक ही वजह हो सकती है कि जो सारी चीज़ें कहना चाहते हैं और जो इश्यूज हैं जिनको रेज करना चाहते हैं इस फोरम पे वो ना रेज की जाएं, यही एक डायरेक्ट वजह नजर आती है, क्योंकि इस वक्त एक ही आईनी फोरम बाकी है। नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली तो डिसॉल्व है, एक ही नेशनल डिबेट का फोरम सामने है। उसको ना इन सिचुएशन में बैठने देने का मकसद यही हो सकता है कि जो कुछ हो रहा है उस पर पर्दा डला रहे और कोई बात उसकी ना कर सके ओपनली, क्योंकि वो सेनेट एक ऐसा फोरम है जहां आप खुल के हर बात कर सकते हैं। प्रेसिडेंट साहब ने भी जो है ना वो बहुत एक डिप्लोमेटिक रोल प्ले किया। उन्होंने बजाय इसके डेट अनाउंस करते उन्होंने बॉल जो है वो इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में डाल दी है। तो आप जो है वो इसको किस तरह देखते हैं? उन्हें डेट देनी चाहिए थी या उन्होंने जो एक्शन लिया है इन अकॉर्डेंस विद लॉ है, या आप उसको सपोर्ट करेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है, मैं तो इससे बड़ा क्लियर हूं कि इलेक्शन की डेट देना प्रेसिडेंट साहब का ही हक है। मैंने तो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अंदर जो प्रोसीडिंग्स हो रही थी उसमें भी यही कहा था कि प्रेसिडेंट साहब का हक है और आप उनके साथ, आपकी सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ उनके साथ इलेक्शन शेड्यूल करेक्ट करना है, लेकिन डेट उन्होंने देनी है। उनको चाहिए तो यही था कि वो अपनी डेट दे देते, लेकिन बहरहाल उन्होंने ये मामला सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उन्होंने भी छोड़ दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ही इसका फैसला करेगा। सर, ये जो डिसेंडिंग नोट के हवाले से 10-5 का जो फैसला आया है, तो इस हवाले से आपको लगता है कि ये अदलिया जो है वो तकसीम है, या माजी में जो इस किस्म का एक इम्प्रेशन जा रहा था कि जजेस तकसीम है, उनकी राय तकसीम है, या पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी है वो दाव पे लगी हुई है? ऐसा मतलब सिर्फ यही हमारे यहाँ पाकिस्तान में ही होता है या दीगर ममालिक में भी ऐसी कोई मिसालें मौजूद हैं? तो देखिए जी, ये तो जिसको आप इख्तलाफ कहते हैं, ये तो मेरा ख्याल है बड़ी खुशाइन बात है और हर सुप्रीम कोर्ट लेवल पे हर मुल्क में होता है, बल्कि अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है जिसको आप
कहा जाता है कि दुनिया का सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट था, वहाँ तो बहुत कम ऐसे केसेस हैं जहाँ यूनानिमस ओपिनियन हो, हर जज जो है वो अपनी अपनी ओपिनियन देता है और मेजॉरिटी से फैसला होता है। तो ये यही समझा जाता है कि क्योंकि हर जज सुप्रीम कोर्ट तक जब तक पहुंचता है वो एक ब्रिलियंट माइंड होता है, वो अपना लॉ भी जानते हैं, अपना ख्याल भी रखते हैं कि किस किस्म का लॉ होना चाहिए, जूरिस्प्रूडेंस भी जानते हैं, अपनी एक सोच रखते हैं। तो वो उम्मीद यही रखी जाती है कि जब आप उस लेवल पे आ जाएं और आपके सामने बहस हो रही हो तो आप अपनी मर्जी से अपनी समझ बूझ के मुताबिक फैसला करेंगे और उसमें आप किसी से एग्री कर सकते हैं, किसी से नहीं करें। और यही हमने इस केस में देखा। आप देखें कि इस केस में 3 मुख्तलिफ किस्म के फैसले हुए और कुछ जजेस एक फैसले पे एक तरफ हुए और दूसरे फैसले पे उनका व्यू कुछ और था। तो यही हुस्न है जिसे हम जमहूरियत का हुस्न कहते हैं कि जमहूरियत का हुस्न ये है कि अल्टीमेटली लोग अपना फैसला करते हैं और तब्दील भी कर सकते हैं अगले इलेक्शन में। इसी तरह हमारे सुप्रीम कोर्ट का और हमारे जब हम बहस कर रहे होते हैं तो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी बहस ओपनली सुनी जाएगी और जजेस कानून आइन के मुताबिक अपनी अपनी ओपिनियन करेंगे। नाजरीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जो दोबारा बात करते हैं आपसे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। टेक्निकल अब जो बात है वो ये है कि अब अपील का जो हक है वो तो दे दिया गया है, तो अब जो फ़ैसला कोई भी आएगा तो उस ये वाला ख़ास तौर पे जो फ़ैसला है इसके ख़िलाफ़ अपील का जो हक है वो होगा या नहीं होगा। इसी तरीके से जो बेंचेस बनाए जाएंगे उनमें इसका मतलब ये है कि अब 8 से ऊपर जो है वो जजेस या 7 से ऊपर जजेस कोई केस नहीं सुन सकेंगे क्योंकि अदरवाइज़ तो अपील हो ही नहीं सकेगी। तो इस हवाले से क्या सुप्रीम कोर्ट कोई कानून बनाएगी या इसमें भी पार्लियामेंट ही कानून साजी करेगी, और अपील जो है वो कौन सुनेगा, इसके ऊपर ख़ास तौर पर आप कमेंट करें। नहीं, अब वो देखिए अपील नहीं हो सकती, प्रैक्टिकल पोजीशन है और इस पे भी मेरा ख्याल वजाहत आएगी डिटेल में जब जजमेंट आएगी कि जब आपके 15 जजेस हो गए तो फिर अपील आप किन के पास करेंगे। 15 जजेस के अलावा आप 16 नए जजेस तो नहीं ला सकते अपील सुनने के लिए। यही एग्जाम्पल 8 पे भी लगता है क्योंकि 8 के भी आप अनलेस 17 जजेस हों, आप अगर 15 जजेस हैं तो फिर वो उनके खिलाफ भी अपील नहीं हो सकती। तो इसके लिए रूल्स बनाने पड़ेंगे, इसको फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट को खुद ही रूल्स बनाने पड़ेंगे जिसके अंदर ये कहा जाएगा कि जहां 8 जजेस बैठ रहे हैं वहां पे 15 के 15 ही बैठे ताकि एक बार ही फैसला हो। 8 जजेस का फिर बेंच तश्कील ही ना दिया जाए केसेस सुनने के लिए, क्योंकि वरना आप बाकी जो 6 जजेस हैं उनका फिर आप एक तरह से कभी राय लेंगी नहीं। इस फैसले के बाद लगता ये है कि 7 से ऊपर का बेंच नहीं बनेगा। तो अब मौजूद चीफ जस्टिस साहब ने हेयरिंग के दौरान या दीगर जज साहिबान ने एक लॉजिक भी ये पेश की थी कि जी अगर चीफ जस्टिस साहब अगर कोई बेंच बनाते हैं तो पहले एक जज बेंच बनाता था, अब 3 जज बेंच बनाएंगे, यानी ज़्यादा दिमाग हो जाएंगे। तो अब ये बेंच बनाने के हवाले से या चीफ जस्टिस की पावर के हवाले से अगर ज़्यादा दिमाग बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं तो अपील सुनने के हवाले से या केस सुनने के हवाले से तो ये लिमिट हो रही है कि 7 से ऊपर जो लोग हैं वो या 7 से ऊपर जो जज हैं वो कोई केस नहीं सुन सकेंगे। तो इसका मतलब ये है कि आइंदा फिर फुल कोर्ट नहीं बनेगी या कोई भी जो केस है 184(3) का हो या कोई और केस भी हो तो वो मतलब क्या फिर 7 से ऊपर जजेस सुन ही नहीं सकेंगे। तो फिर वो ज्यादा दिमाग वाला जो फलसफा है वो कहाँ जाएगा? नहीं, देखेंगे प्रैक्टिकल एक जो मेरे कानून ने भी नहीं देखा, प्रैक्टिकल एक सिचुएशन है कि आपके मैक्सिमम जजेस होते हैं, अनलिमिटेड जजेस तो होते नहीं सुप्रीम कोर्ट में, तो कोई ऐसा नंबर आएगा जिस नंबर के बाद अपील नहीं हो सकेगी। अगर आपके 17 जजेस हैं तो नंबर 9 होगा, अगर आपके 20 जजेस हैं तो नंबर 11 होगा। इसका कोई नंबर जरूर आएगा जिसके बाद आप अपील की प्रोविजन नहीं लागू कर सकेंगे। तो उस सिचुएशन में मेरा ख्याल है रूल ये बनना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट बना सकता है ऐसा रूल कि अगर वो नंबर आ जाए तो उस नंबर से बेंच या उस नंबर का बेंच अगर बनना है तो फिर फुल कोर्ट ही हो, उस नंबर से कम हो या फुल कोर्ट हो। ये ना हो कि
आप ऐसा बेंच बनाएं जो कि कुछ जजेस को एक्सक्लूड कर दे। ये एक रूल मेरा ख्याल है बनना पड़ेगा, जिसके बाद आपका ये जो इतराज है वो खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब आपके टाइम का। नाज़रीन, प्रोग्राम तो आपने देखा, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट नुक्ता जो है वो मेरे जहन में आ रहा था, मैंने सोचा आपकी नज़र कर दूं कि आपने ख़ास तौर पे जो पेरेंट्स हैं या वालिदैन हैं, उन्होंने एक चीज़ बड़ी नोट की होगी अपने बच्चों में कि हमारे जो आजकल के बच्चे हैं वो ज़्यादातर आप देखें तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे बहुत ज़्यादा लग गए हैं और वो एक मसनूई दुनिया में रहने लग गए हैं। बच्चे हों, जब भी आप देखें वो मोबाइल गेम्स में लगे हुए हैं, कंप्यूटर में लगे हुए हैं, मतलब सारा इस तरह का काम कर रहे हैं जो एक मसनूई दुनिया से ताल्लुक़ रखता है। गेम्स हो गए, वीडियो गेम्स हो गए, या इवन स्पोर्ट्स के भी गेम्स हैं तो वो भी जो है ना वीडियो गेम्स की सूरत में है। तो हमारे जो बच्चे जो है ना वो बड़े रोबोटिक स्टाइल में जो है ना वो जीना शुरू कर दिया उन्होंने, जो कि बहुत ख़तरनाक बात है। इस हवाले से स्कूल की जो है वो स्कूल्स की और पेरेंट्स की मैं कहूँगा कि वो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ कंप्यूटर और मोबाइल तक महदूद ना रखें, बल्कि उनकी जो है वो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो लाजमी करवाएं। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ से उनका जिस्म ना सिर्फ जो है वो फ़िटनेस बहाल होती है, बल्कि उनको बहुत सारी जो जिस्मानी बीमारियां हैं और ब्लड सर्कुलेशन के हवाले से वो मतलब बड़ी जो है ना वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो दे शुड बी ए फिज़िकल एक्टिविटीज़ ऑफ दी स्टूडेंट्स एज़ वेल। पिछले दिनों जो है वो एक अंडर 17 फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ DHA फ़ेज़ 8 क्रीक्स कैंपस में, जिसमें जो है वो मेहमान खुसूसी थे ब्रिगेडियर मोहम्मद यूनुस साहब, डायरेक्टर एजुकेशन एंड DHA के, बहुत ज़बरदस्त आदमी है। तो उनसे भी जो गुफ्तगू मेरी हुई और उन्होंने भी जो है ना वो इस तरफ बहुत ज़्यादा फोकस किया कि हमारे जो बच्चे हैं वो बिल्कुल ही हिलने जुलने से और मतलब किनारा कशी इख्तियार करते जा रहे हैं और ज़्यादातर उनका वक्त जो है वो कंप्यूटर्स के और मोबाइल्स के इर्द गिर्द गुज़रता है। तो इस हवाले से DHA ख़ास तौर पे और जो डायरेक्टर एजुकेशन है ब्रिगेडियर मोहम्मद यूनुस साहब, तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव मुझे नज़र आए और इन्होंने जो है वो जो फ़ुटबॉल टूर्नामेंट करवाया है, ये तो बहुत ज़बरदस्त और ऐसा इक़दाम है। मेरे ख़्याल में तकरीबन कराची के और पाकिस्तान के तमाम स्कूल्स को इसी तरह जो है वो बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में ख़ास ध्यान देना चाहिए। ज़ाहिर है हमारे यहाँ पे कराची में आपको पता है कि स्कूल्स में जगह की भी कमी है, तो बड़े बड़े गेम जैसे क्रिकेट और फुटबॉल तो ज़ाहिर है ऐसी बड़ी DHA टाइप की जगहों पे ही हो सकते हैं, ये जो बड़े स्कूल्स हैं वहीं पे हो सकते हैं। लेकिन अगर जो कंपैरेटिवली छोटे स्कूल भी हैं तो वो छोटे गेम्स करवा सकते हैं, जैसे बैडमिंटन करवा सकते हैं, स्क्वैश करवा सकते हैं, या जो टेबल टेनिस है। तो इस तरह के काफ़ी गेम्स हैं जिससे बच्चों की जो है वो फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो हो जाती है। तो फ़िज़िकल एक्टिविटी के ऊपर जो है वो मैं ख़ास तौर पे फोकस कर रहा हूँ। तो फ़िज़िकल एक्टिविटी अपने बच्चों की जो है वो उसके ऊपर तवज्जो दें, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं, हमारा आने वाला मुस्तकबिल इनसे वाबस्ता है और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे आने वाले बच्चे जो हैं वो हेल्थ के हवाले से या चलने फिरने के हवाले से जो है ना इंतहाई सुस्त और कायल हों। हमें सेहतमंद खून की ज़रूरत है, हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे सेहतमंद हो और इस सिलसिले में ब्रिगेडियर साहब की जो इक़दामात हैं वो बड़े लायक तहसीन है। आज का प्रोग्राम देखा, आपको पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह।